हाय बाबू, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे थे और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। फिर हमने आपको बताया डाइपोल मोमेंट क्या है और फिर हम लोग ये देखे कि डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिव्यू जरा सा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम था जिसमें दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो लेकिन नेचर अलग अलग हो, दोनों काफी कम दूरी से सेपरेट हो रहा था। जरा सा देखो डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होगा। अगर कोई ये पूछे कि डाइपोल का टोटल चार्ज क्या है तो एक तो माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, मतलब जीरो। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है तो जीरो। ठीक ना। अब जरा सा देखो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडियल डाइपोल क्या है। नहीं तो लिखेगा इंपॉर्टेंट टर्म फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल में टोटल चार्ज हमेशा ही जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, ये कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे तो एक फिगर बना लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी डी, इसलिए टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा Q बराबर, एक तो ये माइनस क्यू चार्ज और ये एक प्लस क्यू चार्ज, तो टोटल चार्ज हमारा हो गया जीरो। अब ऐसा गलती से भी नहीं समझना है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो है तो फील्ड भी जीरो होगा, ऐसा नहीं समझना है। टोटल चार्ज भले ही जीरो होता है लेकिन इसके कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड जब निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। नहीं तो इस स्थिति में डाइपोल का अपना फील्ड होता है। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक ना। तो अगर कोई ये पूछे कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होने की वजह से इसका हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो मिलेगा, तो बोलना है नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होता है। लिखिए नंबर 2, चार्ज जीरो होने का मतलब यह नहीं समझना है कि, नंबर 2, टोटल चार्ज जीरो होने का मतलब यह नहीं समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगा।
अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होगा। अब सवाल है कि कितना प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम लोगों को व्यंजक निकालना है। आगे एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक ना। तीसरा नंबर में लिखोगे आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल आदर्श द्विध्रुव। अब जरा सा सोचो, ये हमारा डाइपोल था, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और ये दूरी डी। यहां से डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा क्यू डी। अब जरा सोचिए कि अगर हम इस दूरी को घटाते चलें, इस दूरी को अगर हम घटाते चलें, नहीं तो डाइपोल जो है छोटा होता चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब डाइपोल का साइज नेग्लिजिबल लगने लगेगा। नहीं, डाइपोल का साइज लगने लगेगा कि नेग्लिजिबल है। तो यदि डाइपोल का साइज नेग्लिजिबल लगने लगे, नहीं तो वैसे डाइपोल को हम लोग कहते हैं आइडियल डाइपोल। अब जरा सा सोचो, नेग्लिजिबल का मतलब क्या है कि दूरी भी काफी कम हो और ये चार्ज का मान भी बहुत कम हो। मतलब यदि पॉइंट चार्जेस को हम काफी कम दूरी से अलग करें और इस स्थिति में जो डाइपोल मिले उसको हम लोग आइडियल डाइपोल कहेंगे। या तुम ये भी कह सकते हो कि वैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका साइज कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा होता है उसको हम आइडियल डाइपोल कहेंगे। अब सवाल है कि कंपैरेटिवली छोटा कब होगा, तो जब चार्ज का मान भी बहुत कम हो और दूरी भी क्या हो, बहुत कम हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज का मान सबसे कम कब होगा, तो जब वह यूनिट चार्ज होगा। तो यूनिट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको मिलेगा उसको हम कह सकते हैं कि आइडियल डाइपोल ये है। ठीक है, ऐसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं है लेकिन जानना चाहिए। लिखोगे आइडियल डाइपोल का वैसा डाइपोल जिसका साइज कंपैरेटिवली काफी छोटा पाया जाता है, प्राप्त होता है, आइडियल डाइपोल कहलाता है। आइडियल डाइपोल कहलाता है। एक तो ये परिभाषा तुम आइडियल डाइपोल का दे सकते हो। दूसरा अब सवाल है कि साइज इसका छोटा कब दिखेगा, तो साइज छोटा तब दिखेगा जबकि ये पॉइंट चार्ज हो। नहीं, पॉइंट चार्ज मतलब एकदम पॉइंट हो जिसका मान एकदम यूनिट हो ना, और दूरी भी क्या हो, बहुत कम हो। तो ऐसे भी दूरी कम होता ही है डाइपोल में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वैसा डाइपोल, दूसरे तरह का परिभाषा, दोनों में से कोई भी एक लिख देना है। वैसा डाइपोल जो यूनिट चार्ज को काफी कम दूरी से
अलग करने पर प्राप्त होता है, कॉमा देकर लिखिएगा, आइडियल डाइपोल कहलाता है। आइडियल डाइपोल कहलाता है। अब सवाल ये है कि ये जो हम लोग डाइपोल पढ़े हैं, नहीं तो डाइपोल से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला तो ये लॉन्ग में पूछा हुआ भी है। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क का व्यंजक, टॉर्क मतलब आघूर्ण, और चौथा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ये 4 ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो तुम्हारे बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये और ये, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या व्यंजक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव, ये तुम्हारे लिए नया है। सो पहले हम लोग इसी को समझेंगे क्या है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क, टॉर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी वस्तु को रोटेट कराता है। जैसे पंखा यदि घूम रहा है तो इसी टॉर्क के कारण घूम रहा है। जितना भी चीज इस दुनिया में चक्कर लगा रहा है वहां समझो टॉर्क लग रहा है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक भी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इस चारों को पढ़ने के पहले हम लोगों का 2 चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक को भी यहीं हम लोग रोकते हैं और शुरू करते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव, ये है क्या? पहले तो ये समझ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको हैं? तो 2 चीज याद रखना, एक तो कोई पॉइंट और दूसरा इन्फिनिटी। मैथ में इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। क्या है इन्फिनिटी, इसको हम लोग इन्फिनिटी या इनफाइनाइट कहते हैं। तो लेकिन फिजिक्स में हम लोग जो है इसको दूसरे तरह से डिफाइन करेंगे। इन्फिनिटी वह स्थान है, वह जगह है, वह प्लेस है जहां चार्ज का प्रभाव नहीं होता है। जहां किसी वस्तु या चार्ज का प्रभाव नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम है और क्लासरूम में स्टूडेंट सामने बैठा है, तो जितना भी स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है उसका प्रभाव, उस पर मेरा प्रभाव है। मान लो क्लास में कोई बैठ के मैसेज पढ़ रहा है तो हम देख लेंगे और उसको डांटेंगे, लेकिन अगर वही लड़का मैसेज पढ़े मेरे क्लासरूम के बाहर तो हम तो उसको नहीं देख पाएंगे क्या कर रहा है। तो मेरे क्लासरूम के बाहर जो स्टूडेंट है वो मेरे लिए इन्फिनिटी में है।
क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। दीवार के पीछे कोई लड़का बैठा हुआ है, मान लो वह केवल बैठ के इधर उधर हंसी मजाक कर रहा है, तो हमारे क्षेत्र के तो वह बाहर है, तो मेरे लिए वह इन्फिनिटी में हो गया। जैसे तुम सिवान आए, अब तुम सिवान में कोचिंग आ रहे हो या शेखर सिनेमा में फिल्म देखने चले गए हो, ये तो तुम्हारे गार्जियन नहीं देख रहे हैं, तो तुम्हारे गार्जियन के लिए तुम इन्फिनिटी में हो। ठीक है, तुम आ गए सिवान पढ़ने, तुम्हारा छोटा भाई वहां खेल रहा है, या तुम जो टास्क उसको रात में दिए हो बनाने वो बना रहा है, ये तो तुम नहीं देख पा रहे हो। तो जब तुम सिवान आ गए हो तो तुम्हारे लिए छोटा भाई इन्फिनिटी में है। मतलब फिजिक्स में इन्फिनिटी उस जगह को कहा जाता है जहां की किसी का प्रभाव नहीं हो। किसी का प्रभाव मतलब अगर हम मेरे लिए इन्फिनिटी को खोज रहे हैं तो मेरे लिए इन्फिनिटी वह सभी जगह है जहां मेरा प्रभाव नहीं है, तत्काल उस समय मेरा प्रभाव नहीं है। ठीक ना, तो इन्फिनिटी को क्लियर हो गया तुम लोगों को इन्फिनिटी क्या है। जैसे अभी तुम लोग अगर बैठे हो अपने रूम में और ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारे बगल वाले रूम में कोई क्या कर रहा है ये तो तुम नहीं देख पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए बगल वाला जो रूम है वो क्या है, इन्फिनिटी है। मतलब जहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंच रही है वो तुम्हारे लिए प्रभावकारी क्षेत्र है, और उसके अलावे जितना भी तुम्हारा क्षेत्र है सब तुम्हारे लिए इन्फिनिटी है। ठीक ना, चलो कोई पॉइंट और इन्फिनिटी इसी पर पूरा टिका हुआ है। और याद रखना इन्फिनिटी पर जो वर्क डन होता है, चूंकि इन्फिनिटी पर हमारा क्षेत्र ही नहीं है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, अब आप पॉइंट पर आते हैं। इतना बात तो केवल जनरल समझ का था। अब जैसे मान लो हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ए पॉइंट पर। पहले तो ये समझ लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है। ठीक है, ए पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कोई चार्ज है अनंत पर। इस अनंत से चार्ज को उठाकर जब हम ए पर लाएंगे तो इस दौरान हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो जब, और अगर ये चार्ज हमारा 1 कूलम्ब है, मतलब यूनिट चार्ज है, तो इसको उठाकर जब हम यहां लाएंगे इस 1 कूलम्ब को, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हमको कार्य करना होगा। तो 1 कूलम्ब चार्ज को, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये क्या है, तो इसको हम लोग 1 कूलम्ब चार्ज को बोल सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी अनंत से किसी पॉइंट पर लाने में जितना भी कार्य हमको करना पड़े, उसी कार्य को हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर W कार्य करना पड़ा तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, W। मान लो कोई पॉइंट है B और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B पर ला रहा है, और B पर लाने में मान लीजिए उसको कार्य करना पड़ रहा है W1। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B पॉइंट पर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, उस किए गए कार्य को हम लोग दिए गए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से उठाकर, इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट पर लाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और जितना भी कार्य उस एजेंट को करना पड़ा है, उस व्यक्ति को करना पड़ा है, उसी कार्य को हम लोग उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक ना, अब सवाल है कि कोई व्यक्ति यूनिट चार्ज को नहीं लाता है। अब यहां तो हम ये समझ गए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नहीं लाता है इन्फिनिटी से, बल्कि ऐसे कुछ करता है। जैसे मान लो ये पॉइंट है मेरा सी या पी, कोई व्यक्ति क्या करता है, अनंत पर रखे क्यू नॉट चार्ज को उठा के यहां पर लाता है, और ये कहां है, तो ये है अनंत पर। इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को उठाकर कहां लाया, पी पॉइंट पर लाया, और इस दौरान कितना कार्य करना पड़ा, तो डब्ल्यू। तो जरा देखो यहां इस अब हम कैसे निकालेंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर हम देखेंगे, चूंकि क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्यू नॉट बाय डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो इस पी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई पॉइंट है आर, और यहां से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को उठाकर ला रहा है, कहां, तो आर पॉइंट पर क्यू चार्ज को उठाकर ला रहा है, और इस दौरान जो कार्य इसको करना पड़ा है वो करना पड़ा है W1। कितने चार्ज को लाने में, तो क्यू चार्ज को यहां से उठाकर यहां लाने में W कार्य करना पड़ा है। तो हमको निकालना है कि आर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्यू चार्ज के लिए कार्य कितना करना पड़ रहा है, W1। तो यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W1 बाई क्यू, मतलब इस R पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, W1 बाई क्यू। इसी तरह से जरा सा मान लो कोई पॉइंट है A, पहले क्लियर कर लो फिर हम लोग तो लिखते रहेंगे। जैसे मान लो कोई पॉइंट है A और अनंत पर कोई चार्ज है क्यू नॉट, अनंत पर कितना चार्ज है, क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट को उठाकर कहां लाया जा रहा है, ए पॉइंट पर लाया जा रहा है। तो ए पॉइंट पर लाने में मान लीजिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ा है, कितना कार्य करना पड़ा है, डब्ल्यू कार्य करना पड़ा है। तो इस स्थिति में हमको निकालना है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो तुरंत यहां देखेंगे कि कितना चार्ज को लाया जा रहा है, तो क्यू नॉट चार्ज को लाया जा रहा है, और इसके लिए कितना वर्क करना पड़ा है, डब्ल्यू। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क हो रहा है डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो इस ए पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव कितना हो गया, W बाई क्यू नॉट। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। दो बात याद रखना है, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाता है, और इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यूनिट चार्ज को अनंत से उठाकर उस पॉइंट पर लाया जाता है, और यूनिट चार्ज को उठाकर लाने में जितना भी कार्य करना पड़े उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। और हर एक पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त होगा। चिंता नहीं करो, तुम मास्टर हो जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में। पहले तो इसका परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबू तुम लोगों को संडे तक एडमिशन करा लेना होगा, अदरवाइज ऐप में आपको हम नहीं जोड़ेंगे। संडे तक ऑफिस 6 से 8 खुला रहेगा। जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है प्लीज एडमिशन करा लीजिए इस संडे तक, अदरवाइज ऐप में ऐड तो नहीं होगा, क्लास तुम्हारा डिस्टर्ब होगा, और ये सब जो पढ़ा रहे हैं फिर हम नहीं पढ़ाएंगे क्लास में। लिखिए, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इंग्लिश वाला रुके रहोगे, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को निश्चित बिंदु तक को अनंत से, ऐसे लिखोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से निश्चित पॉइंट तक लाने
कार्य करना पड़ता है उसी किए गए कार्य को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इंग्लिश वाला इसको ट्रांसलेट कर लो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, इसे भी द्वारा दर्शाया जाता है। यह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन है। अब जरा सा फिगर में हम लोग समझते हैं। फिगर में जो हम लोग देखें उसी को लिखते हैं। माना क्यू चार्ज को अनंत से निश्चित पॉइंट तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। तो दिए गए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q। कैसे ये लाए? तो ऐसे जो हम लोग देखें, चूंकि Q चार्ज को लाने में W कार्य, लेकिन हमको क्या निकालना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना कार्य, तो W/Q। तो वही W/Q क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक ना? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा ये डिफिनेशन था। इसका यूनिट जरा सा देख लो, यूनिट भी पूछा जाता है बोर्ड में। इसका पहला यूनिट तो याद रखो, वोल्ट। ठीक है। दूसरा यूनिट क्या होगा? वर्क का जूल, चार्ज का कूलम्ब। जूल को हम क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। इतना यूनिट इसका याद रखिए। पहला वोल्ट, दूसरा जूल पर कूलम्ब, तीसरा न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये भी लिख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला यदि कहा जाए निकाल लें तो वर्क का क्या होगा? तो वर्क का होगा mL2T-2, और चार्ज का क्या होगा? चार्ज का होगा IT। ऊपर लेते जाओ, हो जाएगा mL2T-3 और I-1, ये होगा। तो सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख देना है? mL2T-3 I-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो बाबू ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा थ्योरी था। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन बाबू जल्द से जल्द एडमिशन ले लेना है संडे तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।